Hello guys, welcome to my channel Brain Root Studies. My name is Ayush Nirwal and welcome back I guess. आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक बात आ गई थी। 4 अगस्त यहाँ पे लेके लेते हैं। 4 अगस्त बट मुझे लग रहा है कि कई तुम में से चाहेंगे कि मैं ना ही लिखूं क्योंकि इतनी गंदी हैंड राइटिंग और इतनी स्लो है। बट सिंस कई लोगों को तकलीफ आ सकती है तो 4 अगस्त तक आ गए थे हम। 4 अगस्त 1789। इस दिन क्या हुआ था कोई बता सकता है? इस दिन बेसिकली सारे टैक्सेस, प्रिविलेजेस, क्लर्की की, नोबिलिटी की एबॉलिश कर दी थी हमारी गवर्नमेंट ने, जो कि अब हमारी गवर्नमेंट की जगह पे क्या ऑपरेट कर रहा था। पहले तो गवर्नमेंट बेसिकली राजा ही था, अब गवर्नमेंट थी नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली थी गवर्नमेंट। ठीक है। अभी क्या होने लग गया कि राजा की पावर खत्म होने लग गई। मतलब राजा के पसीने छूटने लग गए। बट उसे बनना था कि मैं तो राजा हूँ, ऐसे कैसे? तो ये देखो इट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। लुइस 16 फ्रांस के राजा अब प्रिटेंड करने पे उतर आए थे कि सब कुछ ठीक है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर उनका ये हाल था, पसीने छूट रहे थे भाई के। मतलब he was completely devastated by the uprising of National Assembly and people of France, basically third estate. So थोड़ा देख लेते हैं। तो 4 अगस्त के बाद क्या होता है? 1789 के बाद नेशनल असेंबली ने, क्योंकि वो तो एबोलिश कर दिए थे, राजा ने उनकी मान ली थी। राजा का अंदर अंदर ये हाल हो चुका था। एंड उसके बाद क्या होता है? बेसिकली नेशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते जाती है, ड्राफ्ट करती जाती है। और फाइनली फाइनली सितंबर सितंबर 1791 को तैयार हो जाता है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन के। 1791 सितंबर फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्राफ्ट हो जाता है। अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो लगने बाकी है भाई। लो 16। हाँ तो अब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्ट हो गया, अब क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा ड्राफ्ट हुआ है, सिस्टम क्या है, वो तो देख लें। तो बेसिकली मोंटेस्क्यू ने जो बोला था ना, हमारे मोंटेस्क्यू जिन्होंने लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉज, और उसमें उन्होंने क्या मेंशन किया था कि जो सिस्टम होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। यहाँ पे ये देखो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, जुडिशरी, बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर्स। तो डिवीजन तो हो गया, लेकिन वोट कौन किसको करेगा वो मुझे ना बेसिकली चार्ट मिला नहीं, मुझे वो पिक मिली नहीं ऑनलाइन स्लाइड पे, तो मैं वैसे बता दूंगा। लेजिस्लेटिव में थे अपने, ये एल है। थोड़ा ना मेरे हैंड राइटिंग का देख लेना, मैंने पिछली बार भी बताया था मेरे पास पैड नहीं है, राइटिंग पैड। तो लेजिस्लेटिव में थे हमारे नेशनल असेंबली। लेजिस्लेटिव क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने एक तो ड्राफ्ट किया था, तब तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, नेशनल असेंबली का रोल प्ले किया था। अब लेजिस्लेटिव में ये पार्लियामेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, नेशनल असेंबली, जिसमें थे 745 मेंबर्स। ये याद रखेंगे सब, 745 मेंबर्स। अब ये आएंगे कैसे? ये आएंगे कैसे? इनको इलेक्ट करते थे इलेक्टर्स, 50,000 इलेक्टर्स। 50K लिख रहा हूँ मैं, 50K इलेक्टर्स। और ये जो 50K इलेक्टर्स थे ना, इनको इलेक्ट कर रहे थे 4 मिलियन एक्टिव वोटर्स।
यार क्या हो रहा है मेरे साथ? एक्टिव वोटर्स। भाई मेरी हैंडराइटिंग का देख लेना, मैं सही बता रहा हूँ। ध्यान से सुना करो वर्ड्स। कभी कुछ और लिख लो और फिर बाद में बोलो मुझे। 4 मिलियन एक्टिव वोटर्स। अब तुम सोचोगे 4 मिलियन क्यों? हमने तो देखा था कि फ्रांस की पॉपुलेशन तो 28 मिलियन है। 28 मिलियन है। बट ये 4 मिलियन क्यों? तो बात पता है क्या हुई? बात हुई कि वुमेन, चिल्ड्रन और जो मेल मेल एडल्ट जो टैक्सेस नहीं पे कर रहे हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। ये चाहे तुम कहीं लिख लेना। ओनली मैन 25 एंड अबव who paid taxes equivalent to 3 days wages. 25 and above who paid taxes which are equivalent to 3 days of labor wages. तो इसमें सारे 24 मिलियन निकल गए और 4 मिलियन एक्टिव वोटर्स बच गए। ठीक है। ये तो हो गया लेजिस्लेटिव, है, नोट डाउन कर लो। इसके बाद इसके बाद क्या? मैं रब कर रहा हूँ, बैक करके देख लेना जिसको देखना है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव पे आ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन था? एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव होता है जो गवर्नमेंट रन करती है। तो इसमें बेसिकली आज कौन है? आज तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बेसिकली दोनों में ही आते हैं, वो थोड़ा लॉ मेकिंग पावर्स भी हैं उनके पास। बट आज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उस टाइम पे किंग। किंग को ऐसे थोड़ी ना कि मार ही देंगे भाई। अभी के लिए तो नहीं। किंग प्लस मिनिस्टर्स, नोबल्स कह लो, कुछ भी कह लो, ये इलेक्टेड नहीं होते थे। ये इलेक्टेड नहीं होते थे। लेकिन इन दोनों को कंट्रोल कौन करता था? हमारी लेजिस्लेटिव ब्रांच, जो कि नेशनल असेंबली है, 745 मेंबर्स की बॉडी, जो हमने अब डिस्कस करी। एंड थर्ड पे थी जुडिशरी। ये तो एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव है। थर्ड पे थी जुडिशरी। बेसिकली इस ये भी वोटिंग से ही आते थे, इन्हें भी एक्टिव मेंबर्स ही वोट करते थे। तो जाहिर सी बात है, तुम एक बात बताओ। एक बात बताओ, जब अगर तुम्हें कोई वोटिंग का राइट ना दे, कैसा लगेगा? तुम वोटिंग करने ना जाओ, तुम निठल्ले हो, तुम पड़े रहो बेड पे, मैं खुद नहीं जाता, वो बात अलग है। लेकिन तुम्हें राइट ना दे, एक चेंजिंग सोसाइटी में जिसमें सब एस्पायर करते हैं कि हम वोट करेंगे, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, सनक जाएगी। तो सनक गई, किसकी सन की? मेल को तो मिल रहा था एक तरीके से वोटिंग राइट। अगर तुम टैक्स दे रहे हो और तुम एडल्ट हो जाओगे तो एक टाइम के बाद मिल जाएगा। किसको नहीं मिल रहा था? वुमेन को। वुमेन को नहीं मिल रहा था। तो हम वही देखेंगे। हाँ, ये देखो, डिक्लेरेशन, ये यहाँ पे फ्रांस में लिखा हुआ है, इसका मैं बता देता हूँ। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। वुमेन एंड सिटीजन भी हो सकता था, मैन एंड वुमेन भी हो सकता था, मैन एंड वुमेन एंड सिटीजन भी हो सकता था। बट ओडेसिटी देखो, मैन एंड सिटीजन। भाई पूरे मर्द जात का नाम खराब कर रखा था पहले वाले लोगों ने। अब हाँ, ये देखो रिएक्शन। ये रिएक्शन था, स्मिर्क्स। ये रिएक्शन था वुमेन का कि भाई ये क्या है, ये क्या बवाल खड़ा कर दिया। हम ना दे क्या वोट? हम ना चूज करें? क्यों ना करें? हम इंसान नहीं है क्या? ऑब्वियस सा रिएक्शन था। बट जब इतनी वुमेनों ने किया भी नहीं, क्योंकि पता है क्या है, सोसाइटी ना चेंज होती है। तुम कभी अपनी दादी से पूछोगे ना, वो कहेंगी कि लड़की को तो ना दुपट्टा पहन के बाहर जाना चाहिए, जबकि वो खुद औरत है, लेकिन वो ये बातें कहेंगी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने उनके अंदर ये डाल रखी हैं बातें। तो कुछ ही वुमेन ने प्रोटेस्ट किया, सबने नहीं, कुछ ही ने किया। उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देखेंगे, वही सब है इसमें कि मैन शेल रिमेन एंड मैन वॉज बोर्न फ्री एंड इक्वल। ठीक है। इसमें ना मैं यहाँ पे एक आदमी का नाम बताना चाहूँगा,
एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट। रेवोल्यूशनरी तो उनकी उपाधि हो गई, मतलब एक लेजेंडरी मान लो जर्नलिस्ट। नाम था जीन पॉल। जीन पॉल। पॉल। हालांकि ये बहुत बड़े फेमिनिस्ट तो नहीं थे, खैर। इनका एक न्यूज़पेपर भी था, मैं नाम भूल गया, तुम चेक कर लेना। एक न्यूज़पेपर भी था इनका। बहुत बड़े फेमिनिस्ट नहीं है, मतलब वुमेन के खिलाफ, वुमेन के फेवर में कोई खास आवाज़ नहीं उठाता था। पर हाँ, ये जरूर बोला था इन्होंने कि जो पावर टू वोट या फिर पावर टू फॉर्म गवर्नमेंट है ना, पावर टू वोट, मुझे तो लिखते हुए भी अजीब लग रहा है, इतनी बेकार हैंड राइटिंग की। लिख क्या रहा हूँ, बोल ही ना लूँ मैं, बट स्टिल काम है। पावर टू वोट, वो ना सिर्फ रिच क्लास को दिया गया है, रिच को, और पुअर को इग्नोर किया गया है। तो इसने बहुत ऐसे इन्फ्लुएंस किया था, जनता तक आवाज़ पहुंचाई थी। जीन पोल एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट, याद रखना इनका नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या, हाँ ये देखो, ये देखो, मुझे इसकी इमेज नहीं मिली थी। स्ट्रगल देख रहे हो, तुम्हारे लिए मैं कितना कुछ करता हूँ। ये मैंने अपना बुक ढूंढी, उसकी पिक ली और इसमें फिर चिपकाई, देख रहे हो। तो ये क्या है, ये डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन का ही पार्ट है। ये कुछ सिंबल्स थे। वुमेन का तो अभी कुछ रोल ही नहीं है, वुमेन तो हटा ही दी भाइयों ने। मर्द है ना भाई, मर्द। अपने आप को पता नहीं क्या मानते थे हम पहले। द ब्रोकन चेन, ये सिंबलाइज करती है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जैसे स्लेव फ्री हो जाता है ना चेन से, वैसे हम फ्री हो गए हैं एक एब्सोल्यूट मोनार्की की चेन से। द बंडल ऑफ रोड्स एंड फेसेस, द आई विद इन अ ट्राइंगल ट्रेडिंग लाइट, सेप्टर, सेप्टर सिंबल ऑफ रॉयल पावर, बेसिकली वो जो राजदंड, राज राज वो क्या लेके चलते हैं अपने साथ, जो राजा लोग चलते हैं। स्नेक बाइटिंग इट्स ऑन टेल, अ रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नोर एंड, फलाना फलाना। हाँ, ये द विंग्ड वुमेन, ये तुमने देखा होगा ना, पीछे पीछे वाली स्लाइड पे वो ऊपर बैठी थी, दो औरतें। तो जो लेफ्ट वाली है ना, ब्लू वाइट रेड, ये ब्लू वाइट रेड इन्हें कपड़े पहने, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ब्लू वाइट एंड रेड कपड़े पहने, तुमने पता होगा फ्रांस का जो फ्लैग है, फ्रांस का फ्लैग। अबे यार, फ्रांस का जो फ्लैग है वो इन्हीं कलर से आया है, ब्लू वाइट एंड रेड। तो ये उस फ्रांस के फ्लैग को सिंबलाइज करती है, यहीं से नेशनल कलर्स बने, फिर यहीं से फ्लैग बना फ्रांस का। द विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, होता होगा कुछ। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर, हाँ बेसिकली कि लॉ सबके लिए सेम है वो सब। मुझे भी खास डिटेल में पता नहीं है, बस ये याद करने की चीज़ें हैं। डिटेल में क्या ही करेंगे इनको जान के। आगे चलते हैं। तो हमने पिछली स्लाइड पे देखा कि वो सब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एंड उनके सिंबल्स वगैरह देखे। अब हम देखेंगे कि जैसे एक बात बताओ, तुमसे कोई तुम्हारी पावर ले ले, रात को नींद आ जाएगी। वैसे ही हमारे मोटा भाई को भी रात को नींद नहीं आ रही थी। तो ये जो हमारे लुइस 16 है, लुइस 16, राइटिंग देख लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ। वो एंटर कर जाते सीक्रेट नेगोशिएशंस में किंग ऑफ प्रशिया के साथ। किसके साथ? प्रशिया के साथ। प्रशिया है, रशिया नहीं है। रशिया के साथ। ये आज एग्जिट नहीं करता, लेकिन उस टाइम पे करता था, रशिया के साथ। और वॉर की तैयारी करने लग जाते हैं, इवेंट्स को टेक डाउन करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि ये हो पाता, अप्रैल 1792 को जो हमारी जो नेशनल असेंबली थी ना, जो कि अब गवर्नमेंट की तरह एक्ट कर रही थी, क्योंकि उसके पास पावर्स थी, वो वॉर डिक्लेयर कर देती है प्रशिया के अगेंस्ट। रशिया के अगेंस्ट वॉर। और इस वॉर में ना इतने सारे लोग वॉलंटियर करते हैं, इतने सारे लोग वॉलंटियर करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अपनी पुरानी लाइफ पे तो वो वापस जाना नहीं चाहते, इससे अच्छा लड़ ही ले। और वॉलंटियर करते हैं और एक सॉन्ग गाते हैं जिसका नाम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मर्सिलेज। और यही सॉन्ग ना आगे चलकर फ्रांस की ना नेशनल एंथम बनता है।
और ये कंपोज किसने किया था, मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं ऊपर, मैं रब कर रहा हूँ ये कंपोज किया था रोगेट दे लाइले ने, रोजेट या रोगेट जो भी है, दे लाइले ने, दे लाइले। और यह नेशनल एंथम भी बन जाता है आगे चलकर, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। अब है ना, ये देखो, मतलब तुम्हें तो पता ही है कि मतलब 25 एंड अबव 28 मिलियन में से सिर्फ 4 मिलियन को वोटिंग राइट्स मिले थे, वो भी सिर्फ एडल्ट रिच सेक्शंस के जो कि टैक्स दे सकते थे। बाकियों का क्या ये कंप्लीटली एक डेमोक्रेसी और फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी का सिंबल बन चुका था फ्रांस? नहीं बन चुका था। तो 1791 की जो कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की बनी थी उसके खिलाफ ना बातें होने लगी, ग्रुप्स फॉर्म होने लगे। ऐसा ही एक सबसे फेमस ग्रुप था, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब। तो जो जैकोबिन क्लब था ना, वो बेसिकली लेस प्रोस्परस सेक्शन से था। उसमें कैसे कैसे लोग थे, वर्कर्स थे, जिनकी कम वेजेस होती थी, या फिर पढ़े लिखे लोग भी थे, अनपढ़ लोग भी थे, लेकिन ज्यादा प्रोस्परस सेक्शन से नहीं थे, ठीक है। लेकिन वही ना, अपना तो सबको दिख रहा है, विमेन का अभी भी किसी को नहीं दिख रहा है। तो जैकोबिन क्लब तो ठीक था, लेकिन इस सोसाइटी, इस जैकोबिन क्लब का पार्ट वुमेन अभी भी नहीं थी, उनको अभी भी राइट्स नहीं मिल रहे थे। अब जैकोबिन क्लब की ना कुछ खास बातें हैं जो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछता है। इनकी ट्राउजर्स देखो, ये देखो ट्राउजर्स, स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स हैं, ऐसा सिंबल है ट्राउजर्स पे, ऐसा। ये जो ट्राउजर्स है ना, ये डॉकयार्ड वर्कर्स की होती थी, यानी कि जो शिप में से सामान लोड नहीं करते, उन वर्कर्स की होती थी। ये स्पेशली इन्होंने डिजाइन करवाई थी ताकि ये प्रोस्परस जो सेक्शन है, जो फैशनेबल क्लोथिंग पहनते हैं, उनसे अलग दिख सके। मतलब बिल्कुल ही सिंपल क्लोथिंग थी। ये हैट देखो, रेड हैट, ये डायरेक्ट पूछते हैं, सेंटा की रेड हैट, स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, जो ब्रीचेस से बिल्कुल अलग थे, जो कि फैशनेबल क्लोथिंग से हटके था। तो इनकी ये जरूर देख लेना। और जैकोबिन क्लब क्लब बेस्ड किस पे था? कन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब। सेंट जैकोब। तो मतलब कन्वेंट क्या होता है? कन्वेंट बेसिकली एक चर्च टाइप होता है, एक चर्च टाइप होता है, एक मतलब बिल्डिंग होती है जिसमें रिलीजियस लाइफ से जो डिवोटेड लोग होते हैं, मतलब जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर, जरूरी नहीं चर्च का ही हो, लेकिन हाँ उस टाइम पे चर्च था फ्रांस में, क्योंकि चर्च ही था फ्रांस में बस, मतलब क्रिश्चियन ज़्यादा थे। तो एक रिलीजियस बिल्डिंग होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, जो सेंट जैकोब के कन्वेंट के नाम पे नाम पड़ा था, जैकोबिन क्लब। ये याद रखेंगे सब, ठीक है। हैंड राइटिंग का थोड़ा देख लेना यार, बातें ध्यान तक सुना करो। देखो ये पैलेस देखो। अब ना, पहले मैं ये बता दूं तुम्हें, कुछ मैं बताना भूल गया। जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स हैं ना, जो नी ब्रीचेस पहनते हैं, उनको बोलते थे सैंस क्यूलोट्स। सैंस क्यूलोट्स। यार मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, बहुत खराब है, बस पढ़ लो तुम कैसे भी। सैंस क्यूलोट्स, बेसिकली इनका मतलब ही होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस ऐसी होती हैं, मतलब एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ड्रेस होती है, नी तक आती है, तो वो नहीं पहनते थे। वो थोड़े रिच क्लास के लोग पहनते हैं, बताया ना, डॉकयार्ड जैसे पहनते थे, तो वो नहीं पहनते थे। तो ये बोलते थे जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को। और इनके लीडर भी लिख लो, आगे इनका नाम तो आने वाला है वैसे। इनके लीडर है हमारे भाई साहब मैक्स मिलियन रोबस फायर। मैक्स मिलियन रोबस फायर। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम है, सारे नोट डाउन कर लेना। अरे यार,
रोबोस्पायर। मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरी हैंडराइटिंग ऐसी इसलिए है क्योंकि मेरे पास पैड नहीं है, वो जो नोट पैड होता है लिखने का। एंड ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ना 1792 की समर्स में ये फोर्ट है। इस फोर्ट का नाम क्या है? इस फोर्ट का नाम है ट्यूलेरीज। ट्यूलेरीज। इस फोर्ट को स्टॉर्म कर देते हैं। इस फोर्ट को स्टॉर्म कर देते हैं 1792 में, बेसिकली अगस्त में। अगस्त में, अगस्त 10, समर ही है ना, समर्स में अगस्त 10 में 1792 को बैट ट्यूलेरीज के फोर्ट को स्टॉर्म कर देते। कौन? सेंस क्यूलोट्स, बेसिकली जैकोबिन क्लब के मेंबर्स। ठीक है। और तुम मानोगे नहीं, किंग यहाँ पे थे क्योंकि अपने वर्साइल्स को पैलेस को छोड़ के यहाँ पे ट्रेवल करते रहते थे। तो किंग को, अपने लुइस 16 को होस्टेज बना लेते हैं कई घंटों तक। देख रहे हो पावर का स्तर कहां तक पहुंच चुका है। हमारे मोटा भाई को होस्टेज बना लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो अब उसके बाद क्या? पैलेस ऑफ टुलेरिस तो कर दिया, स्टॉर्म कर दिया, उसके तो छुड़ा दिए छक्के। उसके बाद क्या? तो नेशनल असेंबली को भी अकल आ गई, जो हमारी गवर्नमेंट थी ना नेशनल असेंबली, उसको भी अकल आ गई और उसने 21 प्लस एज कर दी सभी की, सारे मैन की, ऑल मैन irrespective of wealth were now able to vote। बट कीवर्ड पता है क्या है? सिर्फ मैन। वुमेन को अभी भी नेग्लेक्ट किया जाता था। तो उसके बाद क्या? मैन का तो ये रिएक्शन था, ये लेट्स गो, अब हम सरकार चुनेंगे। लेकिन वुमेन बेचारी, वही भाई, तुम किचन संभालो। इनका वो एजेंडा था, मेरा नहीं है। वुमेन की रिस्पेक्ट करा करो भाई, इक्वेलिटी इज द लीस्ट यू कैन ऑफर टू देम। ठीक है, 21 प्लस सारे मैन को अधिकार दे दिया गया। अब उसके बाद क्या? अब मोनार्की वाज एबोलिश्ड, कंप्लीटली एबोलिश्ड। पहले कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी ना 1791 में, अब बिल्कुल मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया। एंड फ्रांस वाज नाउ अ सो कॉल्ड रिपब्लिक, बट वाज इट एक्चुअली अ रिपब्लिक? हाँ देखो, रिपब्लिक तो था बट डेमोक्रेसी नहीं था, सबको अधिकार नहीं था, वुमेन को अभी भी नहीं था, अभी भी बहुत कमियां थी, हम आगे देखेंगे। एंड द न्यूली इलेक्टेड, अब फिर से इलेक्शन तो होंगे, सबको अधिकार दिया गया। जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी ना, जो लेजिस्लेचर था हमारा, उसको बोला गया कन्वेंशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको बोला गया कन्वेंशन। एंड अभी 1792, अभी कौन सी डेट चल रही थी 1792 में? हाँ, अभी 1792 सितंबर में मोनार्की एबोलिश कर दी गई और फ्रांस रिपब्लिक हो गया। लेकिन अभी लुई 16 को हमने देखा था ट्यूलेरिस में, उनको पकड़ा, सेवरल आवर्स तक होस्टेज रखा, क्योंकि वो प्रशिया के साथ उसमें गए थे, अलायंसेस में, प्रशिया के साथ अलायंसेस में गए थे, तो उनको ट्रीजन की सजा मिली, ट्रीजन। और हमारे मोटा भाई को यहाँ पे 21 जनवरी को, 21 जनवरी 1793 और इनके साथ इनकी वाइफ को भी, मैरी एंटोनेट को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया, पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। और जो लुई 16 थे ना, उनको एग्जीक्यूट किया गया था, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ग्यूलोटीन की मदद से। स्पेलिंग यही है ना? स्पेलिंग देख लेता हूँ एक बार मैं। नहीं, स्पेलिंग ये नहीं है, यहाँ पे डबल एल आएगा। गिलोटीन की मदद से उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। आई सॉरी, गिलोटीन की मदद से उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया
1793 पे, और इनके साथ इनकी वाइफ को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। और अब स्टार्ट होगा द रीन ऑफ टेरर। जैकोबिन क्लब की सरकार, रिपब्लिक सो कॉल्ड देश, द रीन ऑफ टेरर स्टार्ट होता है अब 1793 में। लेट्स गो, लेट्स सी इट। हाँ, तो ये अपने भाई जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाइट टोपी वाले, टोपी अच्छा बाल टोपी जैसे हैं, इनका नाम है मैक्समिलियन रोबस्पायर। तो अभी हमने पिछली स्लाइड पे ही देखा कि कैसे जैकोबिन क्लब ने टेक ओवर कर लिया था, लेकिन उसके बाद कोई तो गवर्नमेंट संभालेगा। अब लीडर कौन था जैकोबिन क्लब का? मैंने बताया था आपको, हमारे लीडर थे ये भाई साहब, ये भाई साहब, इनका नाम क्या था? मैक्समिलियन, यार एक तो मेरी राइटिंग ना, मैक्समिलियन रोबस्पायर, ठीक है। राइट, आप स्पेलिंग खुद देख लेना, मैक्समिलियन रोबस्पायर। अब मैक्समिलियन जो रोबस्पायर थे ना, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी थे। इतने स्ट्रिक्ट वो होते हैं ना, 7 मिनट में मेरे बाल कट जाने चाहिए, नाई को बोले। वो वायरस देखा है 3 इडियट्स का? बिल्कुल वैसे, कि तुमने सड़क पे चलते चलते मजाक क्यों कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ, आ जाओ बेटा जेल में। बिल्कुल वैसे। अभी तुम जनता को इमेजिन करो, अभी अभी इतने रेवोल्यूशन से बच के निकले, चलो अभी प्रॉपर्टीड मैन से अनप्रॉपर्टीड वुमेन की तो बात बाद में करेंगे, एटलीस्ट सारे मैन को राइट्स दिया गया, बट इतनी स्ट्रिक्टनेस, इतनी ज्यादा। उनका रिएक्शन ये था, एग्जैक्ट सेम रिएक्शन, वेट व्हाट, क्या कर रहे हो भाई, सेम रिएक्शन। इससे अच्छा तो हमारे मोटा भाई थे लुई 16। तो क्या होता है उसके बाद? उसके बाद हमने देखा 1793 में टेक ओवर करते हैं। 1793 से लेके अपने जुलाई 1794 तक, ऑलमोस्ट 1.5 साल मान लो, रूल चलता है द रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर मतलब, रीन ऑफ टेरर मतलब कि रीन मतलब हो गया राज। राज कौन कर रहा है? मैक्समिलियन रोबस्पायर। टेरर, भोकाल, कि भाई ये क्या है। इन्होंने क्या क्या किया देखो, चर्च शट डाउन कर दिए। अब एक दूसरे को लोग मैम या सर कह के एड्रेस नहीं करेंगे, मैम कह के एड्रेस नहीं करेंगे, एक दूसरे को सिटोयन बोलेंगे। सिटोयन क्या होता है? सिटीजन। सिटीजन बोलेंगे, मैम सर। जेंडर डिस्पैरिटीज भी नहीं होनी चाहिए, इतना था तो वुमेन को दे देते राइट्स, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या किया इन्होंने, मुझे याद नहीं रहा। हाँ, वाइट फ्लोर के ब्रेड थे ना, जो वाइट फ्लोर का ब्रेड होता है, जो वाइट ब्रेड खाते हैं, मैदे वाले ब्रेड खाते हो चाय में डुबो डुबो के, वो बैन कर दिए। क्यों? वो थे महंगे, बैन कर दिए। आज से सारे खाएंगे वीट के ब्रेड। इक्वालिटी देख रहे हो किस लेवल की? मतलब किसी बंदे ने अपनी मेहनत से पैसे कमाए, वो वाइट फ्लोर का ब्रेड भी नहीं खा सकता। नहीं नहीं बेटा, इधर आ जाओ, ये खाओगे। तो ये कर रहे थे। हाँ, फार्मर्स जो थे उनको, पीजेंट्स को, ये पॉइंटर्स सब्जेक्टिव पेपर में आ सकते हैं क्लास 9th के, तो ध्यान रखना। जो फार्मर थे, पीजेंट्स थे, पीजेंट्स को जबरदस्ती एक फिक्स्ड वेजेस पे, फिक्स्ड लोअर वेजेस पे, लोअर वेजेस कह रहा हूँ, फिक्स्ड प्राइसेस पे सेल करनी होती थी अपनी क्रॉप सिटीज में, जो फिक्स्ड प्राइसेस होते थे गवर्नमेंट के द्वारा उस पे। तो इतनी स्ट्रिक्टनेस थी, इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि बस इसके साथियों ने ही कह दिया भाई हमारा हो गया, हम भर चुके हैं सर, बहुत हो गया। तो साथी भी इसके खिलाफ थे, और एक 1794 में, बताया ना 1794 तक था, एक कोर्ट ने इनको कन्विक्ट ठहरा दिया कि हाँ भाई तुम तो गुनहगार हो। एंड फाइनली इनको गिलोटीन पे लटका दिया गया। अब गिलोटीन क्या होता है? गिलोटीन एक बेसिकली, ये पोल है, देखो यहाँ पे, देखो छोटे नीचे कॉर्नर में देखो, ये पोल्स है, यहाँ पे एक ब्लेड है, यहाँ पे तुम्हारी मुंडी रखी जाएगी और ऊपर से पट देनी सी तुम्हारा सर कट जाएगा। ये इसका नाम था डॉक्टर गिलोटीन के, जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था, डॉक्टर गिलोटीन। तो
इसे यूज किया जाता था उस टाइम पे एग्जीक्यूट करने के लिए लोगों को। तो फाइनली 1794 की जुलाई में जुलाई में इनको भी गुलोटीन पे एग्जीक्यूट कर दिया गया। एंड फाइनली कम्स टू द एंड द रेन ऑफ टेरर। चलो चले नेक्स्ट स्लाइड पे। मजा आ रहा है ना? किसी को ऐसा कोई भड़क लेने की जरूरत नहीं, स्टोरी फॉर्मेट में याद करो और बना बना के क्वेश्चन लिखाओ क्लास 9th वालों। और फैक्चुअल डाटा मैं दे ही रहा हूँ टीचिंग एग्जाम्स के लिए। हाँ, अब उसका तो फॉल हो गया। किसका? रोबोस्पायर का। ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन रहा था, हटा दिया रास्ते से कोर्ट ने। लेकिन उसके बाद गया, फिर कुछ समय के लिए हमारी डायरेक्टरी आ जाती है। डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी बेसिकली क्या है? डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये मैं अच्छे से लिख दूँ थोड़ा, वैसे मेरा कुछ खास अच्छा होता नहीं है, पता है तुम लोगों को। डायरेक्टरी रूल करती है। अब डायरेक्टरी बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? जो हमारी सरकार होती है, जो चलाती है। लेकिन लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाती है, पार्लियामेंट, वो बेसिकली टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी कुछ समय के लिए। अब ये पता है क्या है? मैंने बताया था ना कि लोअर जो मिडिल क्लास थर्ड एस्टेट है, उसमें भी कुछ वेल्दी प्रोस्परस सेक्शंस हैं जो थोड़ा मतलब ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं और पीजेंट्स को इग्नोर करते हैं। वो फिर से आ गए। रोबर्ट ने वो तो हटाया था, चलो, वो फिर से आ गए। उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई, काउंसिल्स बनाई, और वो काउंसिल फिर चूज करती थी डायरेक्टरी को, जो कि एक 5 मेंबर, लिख लेंगे 5 मेंबर, यार जो कि एक 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। अब जब भी डायरेक्टरी कुछ गलत करती थी ना, ये 5 मेंबर इसलिए बनाई थी बाय द वे कि एक हाथ आदमी के हाथ में ताकत ना आए मैक्सिमिलियन रोबस्पायर की तरह, और डिक्टेटरशिप ना होए। ये जब भी कुछ गलत करती थी ना, ये इसको हटा देते थे, ये फिर से अपॉइंट कर देते थे, वो इनके खिलाफ कुछ कर देती थी। तो इनमें ऐसे ही है ना, स्ट्रगल चलता रहता था। ऐसे ही ये देख, बिल्ली लड़ रही है ना, बिल्ली और कुत्ता है शायद, देख लेना कौन सा क्या है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरे किटन को हाथ क्यों लगाया। तो वैसे टाइप में इनकी नोकझोंक होती रहती थी, एक दूसरे को पंजे मारते रहते थे। एंड दैट पेव्ड वे फॉर द वे, यार मेरी इंग्लिश, दैट पेव्ड द वे फॉर द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। देख रहे हो कितने बैडास लग रहे हैं भाई? मतलब वैसे मुझे पसंद नहीं है देखो आइडियोलॉजी वाइज, बट बैडास पूरे हैं ये करेक्टर। और एक अलेक्जेंडर द ग्रेट, बहुत बैडास करेक्टर्स हैं। इंडिया में अशोका, छत्रपति शिवाजी वगैरह वगैरह, ये भी बहुत बैडास है। इमेज देखो, माई इक्वल्स आर, ओ सॉरी, माई एनिमीज आर मैनी बट माई इक्वल्स आर नन। वो डायलॉग तो सुना ही होगा सबने। हाँ, सही पहचाना, नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट क्यों राइज हुआ? ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। इनकी वीकनेस और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से। इनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स पेव्ड द वे फॉर अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। ये सीधी सीधी लाइन दी गई है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे वुमेन का देखते हैं, थोड़ा वुमेन का सेक्शन आएगा आगे, कि विमेन का क्या चल रहा था। मतलब विमेन हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, सबको दे दिया राइट्स, बट विमेन को इग्नोर कर दिया गया था बिल्कुल। देखते हैं। तो ना अब विमेन के बारे में देख लेते हैं। तो विमेन का पता है क्या था? विमेन का ये मीम देखो एक बात, ये मैंने डाली थी, ये मुझे 2020 एडिट नहीं हुआ था मुझसे, सही बताऊं तो मुझे एडिटिंग आती ही नहीं है यार, सच बताऊं। उनका लिटरली ये रिएक्शन था, ये रेवोल्यूशन से पहले और ये रेवोल्यूशन के बाद, बिल्कुल टिट्टो सेम। हाँ ठीक है, अपना कर लो भाई, हम देख रहे हैं साइड से। बेसिकली देख नहीं रही थी, कर बहुत कुछ रही थी, बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बट रिएक्शन ये था, हाँ ठीक है, कर लो, कर लो। तो मैन ने बहुत कुछ किया, कि मैन लोगों ने किया, अपने लिए किया बेसिकली।
कभी प्रोस्परस सेक्शंस को राइट मिल रहे हैं, कभी नीचे वालों को मिल रहे हैं, लेकिन विमेन का कुछ नहीं था भाई। तुम अपना घर संभालो, ये उस टाइम के लोगों की थिंकिंग थी। हालांकि इंडिया में आज भी कई जगह है, एंड दिस नीड्स टू सीरियसली चेंज, क्योंकि यू कांट इमेजिन कि कितने दुखों से गुजरती है एक महिला ऐसी सोसाइटीज में। तो विमेन का बेसिकली वही था। वो पहले देखो, पहले विमेन की लाइफ कैसी थी रेवोल्यूशन से पहले? बेसिकली मैरी जल्दी कर दिया जाता था उनको, मैरी जल्दी कर दिया जाता था। नो एजुकेशन, मोस्ट ऑफ द वुमेन का बता रहा हूँ, नो एजुकेशन। सबका नहीं, एक्सेप्शंस थी। जो रिच नोबल क्लास की वुमेन थी, जो प्रोस्परस सेक्शन नोबल्स की बेटियां थी, मतलब अमीर अमीर लोगों की बेटियां थी, उनको वो पढ़ाते थे मस्त। लेकिन मिडिल क्लास की लड़कियों की, औरतों की, विमेन क्लास की, जो मिडिल क्लास की विमेन थी, उनका कोई सीन नहीं था पढ़ाई वगैरह का। उनका अपना ये था कि घर संभालो तुम। तो रेवोल्यूशन जो हुआ, आप सबको पता है कि वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आया। उसके साथ जो गवर्नमेंट आई, उसने कोई मेजर चेंज नहीं किया पॉलिटिकल राइट्स या उसमें वुमेन के। हाँ, बेसिक बेसिक कुछ राइट्स, कुछ चेंजेस हुए, सम चेंज, कुछ चेंजेस हुए। लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चेंजेस। एक तो जो मैरिज है, डाइवोर्स है, वो लीगल कर दिया गया। पहले वुमेन डाइवोर्स नहीं ले सकती थी। बेसिक बेसिक से चेंजेस हुए। फोर्सफुली मैरी करने को, मतलब एक बाप अपनी बेटी को जबरदस्ती नहीं ब्याह सकता, शादी नहीं करा सकता। एक सिविल कोड के अंडर आने लगा मैरिज, कि सब दोनों का वो होना चाहिए। डाइवोर्स लीगल हो गया। और क्या हुआ? और एक मिनट और। हाँ, एजुकेशन। जो एजुकेशन है ना, वो कंपलसरी कर दी गई। कंपलसरी कर दी गई एजुकेशन। एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई। और अब ऑफिसेज, ऑफिसेज गवर्नमेंट ऑफिसेज नहीं, कुछ स्मॉल ऑफिसेज अपने स्मॉल बिजनेसेस रन कर सकती थी। मतलब माइन्यूट फ्रीडम दे दिया गया। माइन्यूट फ्रीडम, ये बेसिकली मेरा खुद का वर्ड है, माइन्यूट फ्रीडम। कंप्लीट फ्रीडम नहीं दिया था। तो अभी भी पॉलिटिकल राइट्स तो है ही नहीं भाई। मर्द जात अपना वोट कर रही है, फीमेल साइड में खड़ी हैं। यहाँ तुम ये कर लो, पहले तुम अपना अपने में झगड़ लो। वहाँ पे मैक्सिमिलियन रोबोस्पायर को मार दिया, फिर से नया आ गया। लेकिन वुमेन को तो कुछ आ ही नहीं रहा था। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, ये थिंकिंग, ये हो रहा, ये चल रहा था। बेसिकली ये नहीं है कि इन्होंने स्ट्रगल नहीं किया। 60 रिपोर्टेड मेजर क्लब्स वुमेन के अक्रॉस द फ्रांस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन देखने को मिले। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एंड फेमस है अपना द सोसाइटी, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, ऑफ रेवोल्यूशनरी, यार, ऑफ रेवोल्यूशनरी, मैं आर लिख रहा हूँ बस रेवोल्यूशनरी की जगह। ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन women, the society of revolutionary and republican women, रिपब्लिकन सॉरी, सबसे फेमस एंड सबसे इन्फ्लुएंशियल क्लब बना। एंड वुमेन है ना, जो वुमेन थी, वो कंटिन्यूसली डिसअपॉइंट होती रही। उन्होंने वेट भी किया, उन्होंने ट्राई भी किया, लेकिन वो कंटिन्यूसली होती रही। अब जो रीन ऑफ टेरर आया, वैसे तो बंदा जो रीन ऑफ टेरर था, रीन ऑफ टेरर, रीन ऑफ टेरर था, उसमें हमने डिस्कस करा कि मैक्सिमिलियन रोबोस्फायर की कितनी हार्श पॉलिसीज थी। देखने को तो कोई कह सकता है क्या हुआ, गलत ही तो, मतलब स्ट्रिक्ट है तो क्या, गलत के खिलाफ ही तो स्ट्रिक्ट है। लेकिन वो इतना भी कोई भला मानुस मानुस नहीं था। वो हमें इससे पता चलता है कि उन्होंने सारे वुमेन क्लब्स को, जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे, जो आवाज़ उठा रहे थे, उन्हें बैन कर दिया। सबको बैन कर दिया, सबको। ये नहीं है कि इससे पहले कुछ खास था, पहले की गवर्नमेंट्स भी कोई राइट्स नहीं दे रही थी, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे बैन कर दिया। अब ना, इसमें ना एक औरत का नाम आता है, ओलंपे दे गूक्स। या फोटो देख रहे हो यहाँ पे, फोटो देख रहे होगे ना, यहाँ पे मैं इसे रब कर देता हूँ।
यहाँ पे एक विमेन का नाम आता है, ये फोटो देख रही है, ये मैम सुंदर लेडीज, ओलंपे दे गूक्स, ओलंपे दे गूक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा वन वर्ड में पूछा जाएगा, पहले बता रहा हूँ मैं। ये ओलंपे दे गूक्स है ना, जो जैसे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था ना, इन्होंने सिमिलरली द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन बनाया 1791 में। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन बनाया 1791 में, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब रॉबर्ट्स फायर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, वो सबको एग्जीक्यूट कर रहा था, और वो विमेन के भी खिलाफ थे जैकोबिन्स, ऐसा कोई इतने भी भले मानुस नहीं थे। तो 1793 में रीन ऑफ टेरर के दौरान इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। 1793 में ओलंपे द गूक्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया। यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन सुन लो ध्यान से। इन्होंने बनाया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, जिसमें सिमिलरली चीजें थी, लेकिन वुमेन के राइट्स के बारे में, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। मैन एंड सिटीजन था ना, इन्होंने बनाया था वुमेन एंड सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, ठीक है। तो भाई हाथ पैर तो बहुत मारे, लेकिन वही बात है ना, सुनना है नहीं हमारी मर्द जात हिस्ट्री में कैसी रही है। विमेन को बहुत एक्सप्लॉइट किया गया है भाई, सही में मैं ओपनली बोलता हूँ ये बात। तो चलो आगे चलते हैं। विमेन का यही था। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये नोट डाउन कर लिया था ना सबने, बैक जाके नोट डाउन कर लेना। स्ट्रगल्स चलते रहे, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट भी चली। इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट 19th सेंचुरी में, बेसिकली 19th सेंचुरी में। ये तो 18th सेंचुरी की बात हो गई ये सब। अब वुमेन को तो कोई राइट नहीं मिले रेवोल्यूशन के बाद भी। 19th सेंचुरी में इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट चलती रही वुमेन के राइट्स के लिए। तो बट फाइनली जाके, तुम बिलीव नहीं करोगे, फाइनली जाके 1946 में, ये ईयर नोट डाउन कर लेना, फ्रांस में 1946 में वुमेन को वोटिंग के और पॉलिटिकल राइट्स मिले। देख लो भाई, कितना घटिया समाज था, मैं तो सीधा बोलता हूँ। हाँ, अब आ जाते हैं स्लेव ट्रेड पे। स्लेव ट्रेड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, सिर्फ विमेन की हाल खराब नहीं थे ये भाई, सही बताऊं ना, इन यूरोप वालों ने ना सबकी नाक में दम कर रखा था। इंडिया पे भी कब्जा कर रखा था, और अफ्रीका के भी हाल खराब थे। तो अफ्रीका का क्या चक्कर था, अफ्रीका बेसिकली स्लेव ट्रेड सेंटर बन गया था। स्लेव्स वहाँ से इतनी मात्रा में, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी, इतनी ज़्यादा कह लो क्वांटिटी में ट्रेड होता था स्लेव्स का, कि कई जनरेशन्स तक उन्हें रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है आज भी। तो बेसिकली एक टर्म दी जाती है स्लेव्स को, नेग्रोज, जिससे आज का एक स्लैंग डिराइव होता है, जहाँ हालांकि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, बता रहा हूँ जस्ट। निगा, जो आजकल बोलते नहीं निगा, वो इस नेग्रोज से डिराइव हुआ है। अफ्रीकन नेग्रोज बोलते थे उनको पहले, स्लेव्स को, ठीक है। तो स्लेव ट्रेड का क्या चक्कर था, स्लेव ट्रेड बेसिकली क्या था, 17th सेंचुरी से स्लेव ट्रेड स्टार्ट था, मतलब 1600 से। 17th सेंचुरी बेसिकली 1600, 18th सेंचुरी 1700। तो 17th सेंचुरी से स्लेव ट्रेड स्टार्ट था। फ्रांस की ना कॉलोनीज थी फ्रांस की, यहाँ पे इस एरिया में, कैरेबियन एरिया में कॉलोनीज थी। ये देख रहे हो यहाँ पे, इस पे मैप पे देखो, रुक जाओ मैं हाईलाइट कर दूँ। ये कॉलोनीज थी यहाँ पे। कॉलोनीज का नाम क्या था, एक तो था कैरिबियन, कैरिबियन, ठीक है। एक था ग्वाडेलुप, 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 और एक था मार्टिनिक, एक था मार्टिनिक।
बेसिकली सबसे फेमस यही है, कैरेबियन ही है, सबसे फेमस कैरेबियन ही है। ये कॉलोनीज थी, और है ना एक ट्राइंगुलर पैटर्न फॉर्म होने लग गया, सिर्फ फ्रांस नहीं ब्रिटेन भी, लेकिन हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। एक ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड सेटअप हो गया, देख रहे हो ट्राइंगल बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे पोर्ट्स, फ्रांस के पोर्ट्स थे, पोर्ट्स का नाम लिख लो, फ्रांस के पोर्ट्स का नाम, ओडियक्स और नैंट्स। ये फ्रांस के दो पोर्ट्स थे, ये बेसिकली यहाँ पे थे, देखो ये सर्कल देखो, बेसिकली यहाँ पे थे, यहाँ से निकलते थे, यहाँ पे अफ्रीका से स्लेव्स लेते थे, फिर उन्हें यहाँ पे प्लांटेशन ओनर्स को कैरेबियन सी में बेचते थे। ये कैरेबियन, ग्वाडेलोप, मार्टिनिक, ये कॉलोनीज है ना, यहाँ पे बेचते थे, क्योंकि खुद यूरोपियंस वहाँ पे जाके काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें टोबैको और कुछ क्रॉप्स थी, कुछ क्रॉप्स थी जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी, शुगर एंड कॉफ़ी। ये सारी क्रॉप्स के है ना एडिक्टिव भी थे, लेकिन काम नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने एक रास्ता ढूंढा, यहाँ से लेबर्स को उठाओ उनको और यहाँ पे काम पे लगाओ, स्लेव सेल करो अपने अमेरिका में। तुम देखते होगे कि अमेरिका में स्लेव का कल्चर बहुत देर तक रहा है, अभी तक रेसिज्म है, बल्कि यूरोप में इतना कम है बेसिकली, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली सेल ही अमेरिका की के पास वाले एरियाज में होते थे। तो यहाँ से वो, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड्स थी क्रॉप्स के लिए, प्लांटेशन ओनर्स को बेचते थे, और प्लांटेशन ओनर्स उनसे काम निकलवा के क्रॉप्स को यहाँ पे सेल करते थे। तो ट्राइंगुलर ट्रेड एक सेटअप हो गया था, इसे ट्राइंगुलर ट्रेड भी कहते हैं, ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड, ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड। बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका, बेसिकली कॉलोनीज है ना, ये साउथ अमेरिका से भी है, तो टोटल वो दोनों ही अमेरिका आ गई, यूरोप, अफ्रीका एंड बोथ अमेरिकाज, इनके बीच में ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड एस्टेब्लिश हो गया। इनिशियली है ना, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो नेशनल असेंबली बनी थी जो, उन्होंने ट्राई किया था कि हटाएं इनको, लेकिन डिबेट चलते रहते थे, डिबेट चलते रहते थे, क्योंकि उन्हें भी डर था भाई, कोई दूध का धुला नहीं था इनमें, सही बता रहा हूँ मैं, सबको अपनी जेबें गर्म करनी थी। अब ये बताओ, पावर के भूखे थे सब। अब नेशनल असेंबली आई ना, तो वुमेन को राइट्स दिए गए, सिर्फ मैन को, वो भी प्रोस्परस सेक्शंस को, और इनको इनको स्लेवरी हटाने से डरते थे, कभी बिग बिजनेसमैन जो अमीर अमीर जिनका धंधा स्लेव ट्रेड पे चल रहा है वो उनके खिलाफ हो जाए, तो वो ज़्यादा कर नहीं पाए कुछ। बट 1794 में हमारे कन्वेंशन ने, कन्वेंशन क्या थी, मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर की गवर्नमेंट, मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर की असेंबली, बेसिकली नेशनल असेंबली उस टाइम की कन्वेंशन जो थी, उसने लॉ बनाया और स्लेव ट्रेड को एबोलिश कर दिया गया। मतलब रोबेस्पायर तो उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव हेड थे ना, कन्वेंशन ने लॉ बनाया, उस टाइम की असेंबली थी कन्वेंशन, और स्लेव ट्रेड को एबोलिश कर दिया गया। ठीक है, और तुम मानोगे नहीं, प्लांटेशन जो ओनर्स थे ना, वो सोचते थे कि हमारा राइट है भाई, हमारा राइट है, हमारा राइट है कि हम स्लेव ट्रेड कर पाए, ये हमारे राइट्स में आता है भाई, उनके राइट्स का क्या, अकल के अंधे थे बिल्कुल। ठीक है, मैं तो मतलब जब पढ़ता हूँ ना हिस्ट्री, बट हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है, और पता नहीं लोग बोर कैसे हो जाते, तुम लोग बोर कैसे हो जाते हो। तुम ओडेसिटी देख रहे हो, ओडेसिटी देखो कि मतलब हमारे राइट्स, हम हमसे कैसे स्लेव ट्रेड, स्लेव्स हमसे कैसे छीन रहे हो, ओडेसिटी देखो। बट 1794 में कन्वेंशन वो स्ट्रिक्ट तो थे ही, हालांकि विमेन को कुछ नहीं किया, ओलंपे दे गूक्स को तो एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था, लेकिन स्लेव ट्रेड को एबोलिश कर दिया, एबोलिश कर दिया। लेकिन हमें पता चला था उसके बाद डायरेक्टरी आई थी, और उनकी कन्फ्लिक्ट की वजह से नेपोलियन आया था, तो ऑलमोस्ट 10 साल बाद नेपोलियन आ गया था, और उसने री इंट्रोड्यूस कर दिया था, नेपोलियन ने री इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। बट फाइनली फ्रेंच कॉलोनीज में बाद में जाके, बाद में नेपोलियन भी चले जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ, बाद में
1848 में स्लेवरी फाइनली कंप्लीटली एबोलिश हो जाती है। हालांकि रेसिज्म तो आज तक है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी का, हमें डूब के मर जाना चाहिए, हम इंसानों में भेदभाव करते हैं। 1848 में स्लेवरी कंप्लीटली एबोलिश हो गई, कंप्लीटली एबोलिश हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं सोसाइटी फ्रांस की कैसी थी थोड़ा, और फिर नेपोलियन के साथ समअप करते हैं। और इंटरेस्टिंग सोचो सोचो कैसे हुआ होगा, कैसी उस टाइम पे स्टाइल होंगे शिप्स के, किस टाइप के लोग होंगे, कैसे कपड़े पहनते होंगे। सोचो सोसाइटी, अपनी स्ट्रीट इमेजिन करो, स्ट्रीट पे खड़े होके कैसे पुरानी स्ट्रीट दिखती होंगी, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। बेसिकली हिस्ट्री इतनी बोरिंग नहीं है जितनी लोग बना देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ तो ये देखो, ये इमेज देखो एक बार, ये है प्रेस सेंसरशिप बेसिकली। जो मीडिया होती है अभी आजकल तो ये मीडिया है, लेकिन उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या था, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, मैगजीन्स, पैम्फलेट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं ये मैं ये मान के चल रहा हूँ तो मेरे पीछे इंडिया नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये क्योंकि हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, मुझे इमेजेस नहीं मिलती यार, पता नहीं क्या। हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्फलेट्स, ये सब आती हैं। तो क्या होता था पता है, ओल्ड रिजाइम में क्या होता है, ओल्ड रिजाइम बेसिकली क्या है, जो पहले की सोसाइटी है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, उस टाइम पे सब कुछ किंग के अंडर होता था। तो किंग बेसिकली, किंग के अप्रूवल के बिना तुम ये सब छाप भी नहीं सकते थे उनके खिलाफ। कोई भी पॉलिटिकल अपने व्यूज़ देने होते थे उसके लिए किंग का अप्रूवल चाहिए होता था। लेकिन बाद में जैसे कि जैसे नेशनल असेंबली आई, तो प्रेस और मीडिया को एब्सोल्युटली फ्री कर दिया गया। मीडिया मतलब कैमरा उठा के तुम पहुंच जाओ कहीं, वही नहीं होता। मीडिया में मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी मीडिया, जो भी एक साधन होता है अपनी आवाज़ पहुंचाने का सिटीजन्स तक, जनता तक, कुछ बताने का माध्यम, वही मीडिया है, वही प्रेस है। ठीक है, तो उनको बेसिकली लीगल कर दिया गया। और जो फ्रांस की जो स्ट्रीट्स थी, मेरी ड्राइंग देखो तुम, फ्रांस की जो स्ट्रीट्स थी वो पैम्पलेट्स से भरी हुई, मतलब बताया गया है ऐसे एनसीईआरटी में कि हर जगह न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स बिखरे पाने लगे, भरी हुई स्ट्रीट्स, बिल्कुल ऐसे तुम चल रहे हो ऐसे यहाँ पे न्यूज़पेपर छुट रहे हैं, इतने ज़्यादा हाई मात्रा में क्या कहते हैं, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब बिखरे पाने लगे, क्योंकि फ्री कर दी नेशनल असेंबली ने। ये काम तो चलो उन्होंने अच्छा किया था, वुमेन और लेबर्स का तो हाल खराब ही था। लेकिन वो मैन एंड सिटीजन के लिए, वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है उसमें। ठीक है, हाँ और एक और बात, एक और बात, मैं रब कर लूँ थोड़ा, रब क्या ही करूँ, सॉन्ग्स एंड जो मतलब सॉन्ग्स के माध्यम से, सॉन्ग्स जैसे मर्सियलीज था हमने डिस्कस किया, उसके माध्यम से भी फैलाने लगे अलग अलग पॉइंट्स है। एक तो सॉन्ग्स हो गया, एक मैगजीन्स वगैरह, कैसे फैलाते थे बातें, उनके माध्यम से अपनी फीलिंग्स जनता तक बताते थे। तो वो पैट्रियोटिज्म, देश की भावना जगाता था कि हम एक हैं, हमारी मातृभूमि है, मदरलैंड है। हालांकि पहले फादरलैंड बोला गया था फ्रांस को, देख रहे हो किस हद तक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमेन के साथ। बट ठीक है चलो, फादरलैंड बोला गया था, लेकिन सॉन्ग्स के माध्यम से यूनिटी की भावना पैदा करना, सॉन्ग्स, न्यूज़पेपर्स, इनके माध्यम से बहुत फैला फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, कोने कोने तक डिटेल्स जाने लगी, बहुत लोग जुड़ने लग गए। ठीक है, ये सब भी हुआ था, हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब चलते हैं नेपोलियन पर, द राइज ऑफ नेपोलियन, और उसने क्या क्या किया और उसका एंड कैसे हुआ, और फिर हमारा रैप अप हो जाएगा पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अब आ जाते हैं द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। माई एनिमीज आर मैनी एंड माई इक्वल आर नन। देख रहे हो ओरा, देख रहे हो भाई का ओरा, ओरा देखो, मतलब पोज देखो। एक बात तो है भाई, मतलब कुछ बात होती है कुछ बंदों में, जैसे अलेक्जेंडर, नेपोलियन, पूरे सिस्टम को क्रैक करना और ऊपर आना टॉप पर। तो नेपोलियन ने डायरेक्टरी और उसके बीच की फ़ायदा उठाया, उसके बीच के बीच का नेशनल असेंबली और डायरेक्टरी के बीच का कन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाया, और राइज टू पावर हुआ ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। 1804 में अपने आप को क्राउन किया एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बिकेम एम्परर, एम्परर, एम्परर। तो इनिशियली ना नेपोलियन को
मॉडर्नाइजर के रूप में देखा जाता था, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। क्योंकि ये ना कुछ सिस्टम्स लाया था। कैसे सिस्टम्स लाया था? जैसे स्टैंडर्ड वेट्स, स्टैंडर्ड वेट्स, वेट्स, कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक होती है ना, पहले पहले क्या होता था, राजा तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, राजा की प्रॉपर्टी है, राजा की है पूरी फ्रांस। लेकिन ये लाया कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और डेसिमल सिस्टम भी, डेसिमल सिस्टम। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है सब्जेक्टिव क्लास 9th में, और स्टेटमेंट्स में उसमें भी पूछा जा सकता है, टीजीटी में। ठीक है, इसके बाद क्या? देखो पहले तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लोगों ने सोचा ये तो पैसिफायर है, पीस का सिंबल है, मॉडर्नाइजेशन का सिंबल है, लिबर्टी का सिंबल है। लेकिन बाद में इसके कनकेस्ट जो आर्मी के कैंपेन से इतने ज़्यादा बढ़ गए कि पीपल व्यूइंग स्टार्टेड व्यूइंग हिज आर्मी एज एन इन्वेजिव फोर्स। मतलब ये तो आक्रमण है, जहां दिख गए आक्रमण करने आए हैं। इतने ज़्यादा वॉरफेयर, इतने ज़्यादा वॉर्स लड़े इसने कि अपनी पूरी इमेज को बदल दिया। इसका बेसिकली सपना था यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप अंडर वन रूल, डिक्टेटरशिप एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप। बाकी आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। यूएसएसआर में इनका कैंपेन गया था, तो उसमें बहुत बड़ी हार हुई थी, आइस में फंस गए थे सारे। और फाइनली ब्रिटेन को ये गिराना चाहते थे, लेकिन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में इनकी डिफीट हो गई फाइनली। बैटल ऑफ वाटरलू में। तो तुम देख रहे हो, राजा आए गए, कंस्टिट्यूएंट मोनार्की आई गई, उसके बाद रोबोस्पायर की कन्वेंशन आई गई, डायरेक्टरी आई गई, फिर से एम्परर आए अपने नेपोलियन बोनापार्टे, डिक्टेटर एंड कमांडर ऑफ मेगा फोर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमांडर्स बोले जाते हैं। लेकिन इनको भी 1815 में हरा दिया गया। इससे पता चलता है भाई जिंदगी की सच्चाई की कोई नहीं टिकना। ज़्यादा भड़क लो मत, एक अच्छी लाइफ जियो, दूसरों की मदद करो, अच्छे कर्म करो, और बाद में अपना कहीं सेटल होने के बाद अपना मस्त इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करो और मजे करो ज़िंदगी में। ज़्यादा भड़क लेनी ही नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट पेपर की भी ज़्यादा भड़क नहीं लेनी है। अपना कर्म करते जाओ, भगवत गीता में कहा है फल की चिंता मत करो, कर्म करो। ठीक है, इनसे इनसे ना काफ़ी इंडियंस भी इन्फ्लुएंस हुए थे। जैसे तुम लिख सकते हो वो, टिप्पू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय। टिप्पू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय, काफ़ी इंडियंस भी इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे समअप होता है हमारा चैप्टर। एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग गाइज। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के 2 पार्ट्स में समअप हुआ है डिटेल्ड में। इससे अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे रशियन रेवोल्यूशन पे, वर्ल्ड हिस्ट्री एक बार कवर होगी, फिर एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, सब कुछ कवर होगा एक ही क्लास में, फ्री ऑफ कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक ही कोर्स में। तो बने रहिए। और बिल्कुल मैं एक ही बात कहता हूँ, इन्जॉय करो पढ़ाई को, मज़े करो, एंड टाइम निकालो, खेलने भी जाओ, डेट वगैरह पे भी जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स होंगी। एंड एक बैलेंस बना के चलो, ठीक है। तो बाय बाय, देखते रहिए ब्रेन रोड स्टडीज़।